पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फसलों की थ्रेसिंग करते समय रखें सावधानियां। किसानों के लिए जैविक खेती है लाभकारी। किसान भाइयों, रबी फसलों की कटाई गहाई का कार्य इन दिनों जोरों पर चल रहा है और किसान भाई इन फसलों की गहाई का कार्य थ्रेसर द्वारा करते हैं, जिससे फसलों की गहाई करने में समय और खर्च दोनों की बचत होती है। लेकिन किसानों को फसलों की थ्रेसिंग करते समय कुछ सावधानियां रखने की जरूरत होती है। इस बारे में अपने अनुभव साझा कर रहे हैं ग्राम मुसौदा, जिला सागर के प्रगतिशील किसान रविकांत आजवल। अभी रबी की थ्रेसर चालू हो गई है और चने कट के उसकी थ्रेसर हो रही है। उसके लिए ज़रूरी सावधानियां बरती गई हैं और आजकल बहुत अच्छे थ्रेसर आ गए हैं जो अब उनमें सभी ज़रूरी चीज़ें उनने रखी हैं। अब वो जब आ जाएंगे तो थ्रेसिंग और आसान हो जाएगी। आजकल थ्रेसर खलिहान में नहीं होता है, थ्रेसर खेत में ही होता है। थ्रेसर जो है एक ऐसा इक्विपमेंट है कि जिससे पहले दाएं होती थी, फिर उदई बनाई जाती थी, वो उड़ा हुआ जाता था, वो सब काम एक ही बार में हो जाता था। और अलग अलग फसलों के लिए एक ही थ्रेसर रहती है, पर जाली बदलना पड़ती है। जालियां बदल के अपन काम कर लेते हैं। थ्रेसर से बहुत सारा काम कम समय में हो जाता है। दिन भर में लगभग 100 क्विंटल चना या मसूर आप इससे निकाल सकते हो। दूसरी बात क्या है कि पहले खलिहान होता था तो अपन खलिहान लीप लेते थे गोबर से, और वहाँ अपन सब फसल रखते थे। अब खलिहान होते नहीं हैं तो अपन क्या करते हैं, जहाँ थ्रेसर करते हैं वहाँ फट्टी बिछा लेते हैं। वो फट्टी पे थ्रेसर करते हैं, जिससे दाने वाने गिरे तो वो फट्टी पे ही गिरे। किसान फसलों की कटाई गहाई के कार्य में जुटे हैं और किसान फसलों की गहाई का कार्य थ्रेसर से करते हैं। ऐसे में हमारे किसान भाई थ्रेसिंग करते समय कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसमें दुर्घटना होने का डर बना रहता है। तो आपको चाहिए कि थ्रेसिंग करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें ताकि किसी भी प्रकार की होने वाली संभावित हानि से बचा जा सके। थ्रेसर चलाने के पहले बहुत सारी सावधानियां बरतना पड़ती हैं। जब थ्रेसर चालू करने के पहले अपन उसको चेक करते हैं कि सब पॉइंटों में ग्रीस है कि नहीं, उनके फैन बेल्ट टाइट हैं कि नहीं। जो बीटर ड्रम है जिसमें ब्लेडें लगी रहती हैं, उसको भी चेक करना पड़ता है कि वो कम ज़्यादा संख्या रहती है। दलहनी फसलों के लिए कम और सीरियल्स के लिए ज़्यादा, तो वो चेक करना पड़ती है। थ्रेसर को ट्रैक्टर से जोड़ने के लिए एक शाफ्ट लगाई जाती है। उस शाफ्ट में 2 जॉइंट रहते हैं। वो 2 जॉइंटों को थ्रेसर चलाने के पहले चेक करना पड़ता है, उनको ग्रीसिंग करना पड़ती है।
उसमें बहुत सारे 8 दूनी 16 बोल्ट रहते हैं, वो भी चेक करना पड़ते हैं कि अपन खेत पे जाएं वो खुल ना जाएं। थ्रेशर में 2 जगह फैन बेल्ट रहते हैं, एक छन्ने को चलाता है, एक थ्रेशिंग ड्रम को चलाता है। तो वो जो फैन बेल्ट है वो भी टाइट होना जरूरी है। अगर वो लूज है तो ट्रैक्टर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, वो काम नहीं होगा। और अगर छन्ने का फैन बेल्ट लूज है तो छन्ना चलेगा नहीं, गल्ला आपका साफ नहीं होगा। इसलिए ये जरूरी है कि ये दोनों फैन बेल्ट टाइट किए जाएं। तीसरी बात ये है कि जो ट्रैक्टर और थ्रेशर का लेवल है पीटीओ शाफ्ट के हिसाब से सही होना चाहिए। थ्रेशर बंद करते हैं तो उसको साफ कर लेना चाहिए। अगर दूसरी फसल में अपन थ्रेशर लगाते हैं तो कंटिमिनेशन ऑफ सीड नहीं होना चाहिए। थ्रेशर अब बहुत नए नए प्रकार के आ गए हैं जिसमें पूरी जाली वाली नहीं बदलना पड़ती है, लीवर आप सेट करते जाओ वो पूरा सेट हो जाता है। फिर उसके बाद में ट्रैक्टर का आरपीएम और थ्रेशर के आरपीएम को मैच करना पड़ता है कि कितने ट्रैक्टर के आरपीएम में थ्रेशर के सही आरपीएम आएंगे, वो खाली चेक करना पड़ता है, वो ड्राइवर कर लेता है। जहां तक संभव हो थ्रेशर को कभी भी ट्रांसफार्मर या बिजली के तारों के नीचे ना लगाएं। खलिहानों में धूम्रपान बिल्कुल ना करें और ना ही किसी को ऐसा करने दें। आग से दुर्घटना की रोकथाम के लिए खलिहान में बालू का ढेर तथा बाल्टियां आदि रखें। यदि व्यक्ति ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो या सीधे ट्रैक्टर की ट्रॉली से ही फसल को थ्रेशर में डाल रहा हो तो वह हाथों के अलावा कभी कभी पैरों से भी फसल को अंदर ढकेलता है। फसल के अचानक अंदर प्रवेश करने पर हाथ या पैर का अंदर जाना स्वाभाविक ही है, तो फसल को पैरों से अंदर ढकेलने की कोशिश ना करें। जब थ्रेशर को बेल्ट पुली का उपयोग करके ट्रैक्टर या अन्य किसी शक्ति स्रोत से चलाया जाता है तब घूमने वाले कलपुर्जों को लकड़ी के फ्रेम में या लोहे की जाली से ढककर रखें अथवा विशेष सावधानी बरतें। और मजदूर भी मतलब स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि थ्रेशर एक चलते हुआ साधन है, फ्लाई व्हील से चलता है वो कोई भी मजदूर नींद आ गई, झोंका आ गया, नशा किए हो, उसमें फंस जाए तो वो मर सकता है। इसलिए थ्रेशर में ज़रूरी है कि मजदूर अच्छे हों, स्वस्थ हों और वो थ्रेशर के बारे में जानते हों। और बाकी बहुत सारी सावधानियां हैं, सिस्टमेटिक काम करें और वो रात की जगह न हो। अगर रात का जगह मजदूर दिन में काम करता है तो दुर्घटना की संभावना ज़्यादा रहती है। भूसा बहुत उड़ता है, अगर उल्टी दिशा में हवा चलती है तो थ्रेशर को बंद कर देना चाहिए, मजदूरों को भूसा न जाए। वैसे मजदूर मास्क लगा के रखते हैं, टाइट कपड़े पहन के रखते हैं, लूज कपड़ा थ्रेशर में अलाउ बिल्कुल नहीं है। और अगर भूसा पास में गिर रहा है तो उसमें सिस्टम है, वो पंखी उठा दो तो वो दूर जाने लगता है, जिससे मजदूरों को तकलीफ नहीं होती। में एक बेस प्लेट रहती है जिस पे आदमी चढ़ जाते हैं तो और क्रॉप को अंदर डालते हैं। वो बेस प्लेट चेक करना भी जरूरी है कि ऐसा न वो टूट जाए और मजदूर नीचे गिर जाए। वैसे ISI थ्रेशर में सब तरह की सावधानियां रहती हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी घूमते हुए पार्ट्स में किसी आदमी के कपड़े या हाथ न फंस पाए। पर कभी कभी किसी कारणवश अति उत्साह में मजदूर दुर्घटना कर देता है, उसके लिए ड्राइवर पास ही बैठा रहता है, वो उस दुर्घटना को रोकने में सक्षम रहता है और उसके हानि को कम करने में भी सक्षम होता है। और दूसरी बात क्या है कि क्या होता है, कभी कभी गीली हो या कुछ ऐसी चीज हो या कम स्पीड से लोग डालें तो दाने फेंक जाते हैं बाहर भूसे के साथ, तो वो भी ध्यान रखना है कि मजदूर एक साथ फसल डाले और ट्रैक्टर की एक स्पीड हो जिससे दाने बाहर न फेंके और किसान को नुकसान कम से कम हो। आपको मैंने सभी सावधानियां बता दी हैं फसल कटाई की थ्रेशर के संबंध में, और सभी कृषक इन सावधानियों को बरतें, उसका लाभ उठाएं, नुकसान न करें, क्योंकि खेती में नुकसान ज़्यादा होता है, फायदा कम। इसलिए मैं चाहता हूं कि कृषक सब जने फायदा उठाएं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। खेती में बढ़ते रासायनिक उर्वरकों के कारण आज किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और जैविक खेती करके किसान गुणवत्ता युक्त उत्पादन लेकर अच्छी आय भी ले रहे हैं। आज हम आपको कुलवंत मीना से मिलवाने वाले हैं, जो कि नौकरी करने के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर अपनी फसलों में उपयोग में ले रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं कि ये किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। बैंक में नौकरी के साथ साथ खेती में भी कमाल। करौली का ये युवा किसान पूरे इलाके के लोगों के लिए मिसाल बना हुआ है। नाम है कुलवंत मीणा। गांव टोडा भीम इलाके का रंगलाल का पूरा। कुलवंत की खेती की खासियत ये है कि वे अपने खेतों में रासायनिक खादों की जगह जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है और जो भी उत्पाद पैदा होते हैं वो पूरी तरह दोष रहित होते हैं। कुलवंत मीणा अपने घर के पास फार्म हाउस पर जैविक खाद तैयार करते हैं। इस कार्य में उनको उनके चाचा, भाइयों सहित पूरे परिवार का सहयोग मिल रहा है। मैं न्यूज़ पढ़ता रहता था, काफ़ी बार मैंने देखा कि जैविक किसान को कैंसर हो गया। किसान एक बहुत मेहनती आदमी होता है, अगर उसको कैंसर होने लगा तो किसी को भी कैंसर हो सकता है। तो मैं न्यूज़ देखता था, उसके बाद मुझे पता चला कि न्यूज़ में जैसे पता लगता था कि खाद हो गए, रासायनिक खाद हो गए, उनसे सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को खुद को ही हो रहा है। और लोगों को तो हो रहा है, लेकिन किसान को खुद को भी उन चीज़ों का बहुत नुकसान है। किसान इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। आसपास के जो लोग हैं उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, उन्होंने लगा कि हम गोबर में काम कर रहे हैं। तो परेशानियों का सामना, हंसी मजाक तो ये तो चलता रहता है, पर जब हम सोचते हैं कि जब हमारी बहन बेटी माताएं जब गोबर का काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, इसलिए ये सोच के हमने काम किया। तो इन चीज़ों को देखने के बाद मैंने फिर थोड़ा पढ़ा, उसके बाद मुझे पता लगा कि हम जैविक खेती कर सकते हैं। सरकार भी इसके ऊपर बार बार फोकस कर रही है, जोर दे रही है। और फिर हमने थोड़ा प्लान बनाया। मेरे चाचा जो किसान हैं, मैंने उनसे बात की, उनको थोड़ा समझाया, तो चाचा ने इसमें पूरा मेरा सहयोग किया। और फिर हमने आज 5 महीने पहले लगभग हमने बर्मी लेके आए हम जयपुर से। तो डालने से पहले उसको 2-3 बार पानी डालना पड़ता है, 2-4 बार, ताकि उसमें जो गैस होती है, नमी, वो गर्मी होती है, वो निकल जाती है, ताकि केंचुओं को उनसे नुकसान नहीं हो। शुरू में 3 बेड लगाए थे और आज लगभग 5 महीने हो गए, हमारे पास 18-20 बेड हैं और काफिला बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। जैविक खाद बनाने के लिए देखो, आप देख रहे होंगे यहाँ ये 27 फुट का बेड है। ये 1.5 फुट ऊंचा होता है और लगभग 2.5 फुट चौड़ा होता है। तो उसमें ना गोबर को जमा दिया जाता है। जमाने के बाद उसमें ऊपर केंचुए छोड़े जाते हैं। ऊपर से हम फिर उनको ढक देते हैं, ताकि कोई पक्षी नहीं खाए या कोई जानवर नहीं खाए। तो जैसे हम देख सकते हैं ढके हुए हैं, तो ढकने के बाद केंचुए बाहर नहीं निकल पाते और उनको भी एक बराबर, जैसे धूप तेज है तो उनको नमी मिलती रहती है। डालने के बाद पानी देना पड़ता है उनको रेगुलर। तो उनको हम डालने के बाद हम ये प्रोसेस शुरू कर देते हैं। ये पूरा बेड तैयार होने में कम से कम 60 से और 90 दिन लग जाते हैं। जैसे हमने हमारा बेड तैयार होने में हमें जैसे 70 दिन लग गए, तो 70 दिन के बाद हम केंचुए देखेंगे ना, तो हमें उसके डबल से ट्रिपल हमें केंचुए मिल जाएंगे। और अब आप देख सकते हो, कम से कम मेरे पास ना 5-6 कुंटल केंचुए होंगे, ज़्यादा ही होंगे, उससे ज़्यादा, जैसे बेडों की संख्या के हिसाब से। और ऑनलाइन मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और खुद की फसल में दे रहा हूँ। अब आप इधर देख सकते हो, मेरी खुद की है, खेती बाड़ी लगी हुई है, सारा ऑर्गेनिक खेती हम करते हैं। ऑर्गेनिक फसल भी उगाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां भी। हम पिछले 4 महीने से बाजार से सब्जी नहीं खा रहे हैं, हम ऑर्गेनिक सब्जी खा रहे हैं, एकदम शुद्ध ताज़ा।
कुलवंत जैविक खाद का प्रयोग अपने खेतों में तो करते ही हैं, इसकी बिक्री से भी लाभ कमा रहे हैं। कुलवंत का कहना है कि रासायनिक खाद और अन्य दवाओं का खेती में उपयोग करने से जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है। साथ ही दूषित अनाज से कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। ऐसे में कुलवंत किसानों को जैविक खाद का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि जैविक खाद तैयार करने के लिए सरकार की ओर से भी बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए सरकार किसानों को अनुदान भी दे रही है। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा खुद, अगर सेल मत हो, अगर सेलिंग के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से सोचोगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हम ये सोचो कि हमें खुद को करना है, खुद के खेतों में हमें मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें उगानी है। अगर ऑर्गेनिक फसल आप खाओगे तो आप खुद एक बार आप ऑर्गेनिक सब्जी खा के देखो, आप खुद को पता लग जाएगा। हम जो असली टेस्ट है ना सब्जियों का, जो भी है हम भूल चुके हैं। हमें असली टेस्ट हमें आज तक मालूम नहीं है। अब हमें खाने के बाद हमें पता चला कि असली टेस्ट सब्जियों में ऐसा आता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारतीय मौसम विभाग, पृथ्वी मंत्रालय, भारत सरकार, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा, जिला नरसिंहपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला नरसिंहपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में हल्के बादल छाए रहने और वर्षा नहीं होने का अनुमान है। हवा लगभग 11 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से पश्चिम से पूर्व की ओर बहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पककर तैयार गेहूं की फसल की कटाई शीघ्रता से करें व कटी हुई फसल को खलिहान में धूप में उचित नमी स्तर पर सुखाकर गहाई करें। गेहूं का सुरक्षित भंडारण करें। फसलों की कटाई के उपरांत खेत में कच्चे अवशेषों को जलाएं नहीं, बल्कि जुताई करके भूमि में दबाएं। उससे भूमि में जीवांश और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। गन्ना की फसल में रोग और कीटों की रोकथाम के लिए निगरानी करते रहें। गन्ना की फसल में निराई गुड़ाई करें। गन्ना की फसल में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। मिर्च, टमाटर, बैंगन आदि में प्ररोह एवं फल छेदक इल्ली की रोकथाम के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 10 मिलीलीटर प्रति पंप की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के बाग में मिलीबग को नियंत्रित करने के लिए तने में ग्रीस स्ट्रिप का उपयोग करें और 250 ग्राम प्रति पौधा की दर से मिट्टी में उपयोग करें। और मैंगो हॉपर कीट के नियंत्रण के लिए एसीफेट पाउडर 45 मिलीलीटर प्रति पंप या लेमडासाइहाइलोथ्रिन 10 मिलीलीटर प्रति पंप तथा घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम की बाग में फल झड़ने को रोकने के लिए 5 मिलीलीटर प्रति पंप की दर से प्लेनोफिक्स नामक दवा का छिड़काव करें।
दुधारू गायों एवं भैंसों को प्रोटीन युक्त दलहनी हरा चारा जैसे बरसीन एवं लुसर्न की कटाई कर सूखे चारे जैसे गेहूं का भूसा एवं कुट्टी के साथ 3 संबंधी 1 के अनुपात से मिलाकर खिलाएं। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन के लिए चारे के साथ साथ 50 ग्राम नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु अवश्य दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। किसान भाई अपने जानवरों को धूप में निकलने से बचाएं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं और जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। पशु बाड़े को हवादार बनाएं एवं गीले वारदाने लटकाकर ठंडा रखें। यदि संभव हो तो पशु बाड़े में फोगर की व्यवस्था करके हर 4-5 घंटे में फोगर चलाएं। भैंस वंशीय पशुओं को पानी भरे तालाब में छोड़ें। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। गर्मी से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान पर बांधें एवं परजीवियों से बचाव के लिए जरूरी उपाय करें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करवाएं। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर और साफ एवं ताजा पानी दें। मुर्गीशाला की बिछाली गीला होने पर समय से पलट दें और सुखाने के लिए चूना का भुरकाव करें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोहना, जिला भिंड के सेवक प्रसाद ने। आपने पशुओं में बाह्य और अंतः परजीवियों की समस्या के निवारण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालक भाइयों, मैं आज आपको पशुओं के बाह्य और आंतरिक परजीवियों के बारे में बताऊंगा। पहले पशुपालक भाइयों, आपको मैं पशुओं के बाह्य जीवी परजीवियों के बारे में बताता हूं, जो एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं। एक्टोपैरासाइट्स टिक्स, जूं, चींचड़ी, ये जो पशुओं पे खून चूसते रहते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते। इसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर देखने में पड़ता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूसकर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। अब इन एक्टोपैरासाइट्स की वजह से जानवर कमजोर रहा तो दूध भी नहीं देगा और कमजोर भी रहेगा, टाइम पर ज्ञापन नहीं होगा, ग्रोथ उसकी सही नहीं रहेगी। तो पशुपालक भाइयों से निवेदन है, आप पशुओं को बाह्य परजीवी के लिए आजकल साबुन भी आता है साइपरमेथ्रिन का, साइपरमेथ्रिन लिक्विड भी आती है, आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन भी आता है। तो इन पशुओं के अपन आयुर्मेक्टिन का इंजेक्शन लगाते रहें, जिससे जूं, चिचड़ी, खाज, खोरा वगैरह सब ये बाह्य परजीवी खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो परमेथ्रिन का साबुन आता है, उस साबुन से जानवरों को हर 5 या 7 दिन से एक बार नहलाना चाहिए, जिससे एक्टोपैरासाइट्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मुसीका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सकें, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। और जो बचा हुआ पानी रहता है उसको भी अपन नीम के पत्तों से या किसी स्प्रे के द्वारा, जहां पर पशु को बांधते हैं बाड़ा वगैरह रहता है, उसके जमीन पे, बाहरी दीवारों पर छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे बिल्कुल भी बाह्य परजीवी नहीं होंगे। अब पशुपालक भाइयों में अंतः परजीवी के बारे में बताऊं, जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं। किसान भाइयों, अंतः परजीवी जैसे गोलकृमि, फीताकृमि आदि पशुओं में दूषित चारा, दाना खाने से और नदी, पोखर, तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। जब भी
भैंस या गाय ब्याती है तो उसका जो बछड़ा या पाड़ा होता है उसको 15 दिन का होते होते उसको पेट के कीड़े की दवाई जरूर दे देनी चाहिए। 15 दिन का होते होते उसके दूध से या मिट्टी से कीड़े हो जाते हैं पेट में, तो कीड़ा हो जाएगा तो जानवर की आपकी चमड़ी से पता लग जाएगा, चमड़ी रूखी रूखी हो जाएंगे, बाल उड़ने लग जाएंगे, या पाडा या बछड़ी है वो भी है जो कमजोर होके सुस्त होके पड़ा रहेगा। पशुपालक भाइयों, इनको 15 दिन का होते ही कीड़े की दवाई जो हॉस्पिटल में मिलती है, बाजार में मिलती है, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, पिपराजीन, कई नाम से मिलती है, तो आप जरूर इनको 15 दिन की होते ही दवाई पिला देनी चाहिए। उसके बाद में फिर 15 दिन के बाद में उसको कीड़े की दवाई दे देनी चाहिए। फिर महीने उसको कम से कम 6 महीने तक कीड़े की दवाई देते रहना चाहिए। इसके बाद में जानवर बड़ा हो जाए तो 3-3 महीने के अंतराल पे कीड़े की दवाई देते रहना चाहिए। बड़ा जानवर हो जाता है तो बड़े जानवर के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो जानवर कमजोर हो जाएगा, टाइम पर ज्ञापन नहीं होगा, दूध की मात्रा कम हो जाएगी। तो इनके अंतः परजीवी के लिए अंदर जो पैरासाइट्स है, लीवर फ्लूक है, एस्केरिस है, टेपवर्म है, जो भी है, इनके सब के लिए एल्बेंडाजोल जो खाली रहता है, जो ज्ञापन नहीं है जानवर, उनके लिए एल्बेंडाजोल दे देते हैं, और जो ज्ञापन होता है उनको फेनबेंडाजोल बोलस या लिक्विड जो भी है वो पिला देते हैं, या वही आयुर्मेक्टिन का इंजेक्शन लगवा देते हैं, जिससे टाइम पर जानवर होशियार रहेगा, टाइम पर दूध देगा और ज्ञापन होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, टाइम पर ही जानवर ज्ञापन हो जाएगा। परजीवी से बचाव के लिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें। हो सके तो सप्ताह में एक बार पशुशाला को लाल दवा या फिनाइल से धोएं। साथ ही चूने का भुरकाव करें। पशुओं को बरसात के दिनों में चारागाह चराने न ले जाएं। बाढ़ग्रस्त इलाकों से पशुओं के लिए चारा न लाएं, क्योंकि ऐसे इलाकों में चारा परजीवियों और अन्य फफूंद से दूषित होता है। पशुओं को चारा देने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लें। पशुपालक भाइयों, चारा महंगा, पशु आहार महंगा। अब जानवर का यदि दूध कम दे रहा है, अपन दिन भर उसकी मेहनत करते हैं तो कम दे रहा है, तो वो जो नुकसान हो रहा है वो आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए समय समय पर इनको बाह्य और अंतः परजीवी की दवाई जरूर पिलानी चाहिए। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।